गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम अग्रवाल आप सभी के लिए यूके ट्रिपल एस सी जेई का प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं यूके ट्रिपल एस सी बेस्ड हैं। देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या उनके सोल्यूशंस रहेंगे। ठीक है, आई होप सभी लोग जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स उनको फॉलोअप कर रहे होंगे, घर में रह रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोगों का सेफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और घर से रेगुलरली क्लास करते रहिए, इसी तरह से हमारी तैयारी रुकने नहीं वाली है। साथ में मैं आपको बता देता हूँ 21 डेज़ का मॉक टेस्ट चैलेंज आप लोगों के लिए चल रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इज़ 21 डेज़ चैलेंज को पूरा करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट भी लगाना है। अगर आप टेस्ट नहीं लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, अपने आप को टेस्ट करिए और देखिए कि कितनी कमी आ रही है और क्या कितना और काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ। ये पहला क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस सी जेई का। ठीक है, सॉइल इंजीनियरिंग से। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इज कॉमनली यूज फॉर कोहेजनलेस सॉइल। क्या स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो है एसपीटी टेस्ट, ठीक है, जो कि हम फाउंडेशन में हमने किया था, ये कि हमने फाउंडेशन इंजीनियरिंग में किया है। ठीक है, तो फाउंडेशन के अंदर जो हमने टेस्ट किया तो ये बेसिकली क्या कोहेजनलेस सॉइल के लिए होता है? बिल्कुल। ठीक है, ये मीडियम टू डेंस सैंड के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे, मीडियम टू डेंस सैंड के लिए, मतलब बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है एसपीटी पेनिट्रेशन टेस्ट रिजल्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कोहेजनलेस सॉइल आर कोरिलेटेड टू डेंसिटी इंडेक्स एंड फ्रिक्शन एंगल। देख लेते हैं, बिल्कुल चेक करते हैं। ठीक है, और ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या क्या है इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें और देखनी पड़ेगी। ठीक है, यूज़ ऑफ एन वैल्यू, जो कि एन एसपीटी नंबर हम जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, नॉट करेक्टेड फॉर ओवर बर्डन प्रेशर। ठीक है, अगर करेक्ट यूज़ ऑफ एन वैल्यू नॉट करेक्टेड फॉर ओवरबर्डन प्रेशर। ठीक है, ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन लगाते हैं, वाटर टेबल करेक्शन, तो यहाँ पे ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन की बात कर रहा है। लीड्स टू हाईली कंजर्वेटिव डिजाइन ऑफ फुटिंग एट शैलो डेप्थ। बिल्कुल शैलो डेप्थ पे वो अंडर एस्टिमेट कर जाता है वैल्यू को। देख लेते हैं, तो आंसर जो है वो तीनों हो जाएगा, ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, जो मैं अगर बात करूँ एसपीटी टेस्ट की, ठीक है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट की, तो ये आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकालने के काम आता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्ले निकालने के भी काम आता है। ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकालने के लिए भी काम आता है। ठीक है, साथ के साथ आपका डेंसिटी इंडेक्स भी निकालने के काम आता है, आईडी। डेंसिटी इंडेक्स आईडी निकालने का काम भी आता है। साथ के साथ पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए भी काम आता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने के भी काम आता है। ठीक है, तो जो दो वहाँ पे हमें सेकंड स्टेटमेंट दिया गया था फाई और आईडी के ऊपर, ये दोनों स्टेटमेंट भी यहाँ पे से हमें देखने को मिल गए। ठीक है, साथ के साथ पिछले केस में हमसे यहाँ पे ये पूछा गया कि शैलो डेप्थ। बिल्कुल, देखिए जो करेक्शन है मैंने आपको बताया, जैसे कि करेक्शन जो है इसके अंदर, ठीक है, वो दो तरह के होते हैं। एक ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन, ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन। ठीक है, जय साहब ध्यान दीजिए, मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बैठ के। हाँ, ठीक है, और दूसरा ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन की बात के अलावा अगर मैं बात करूँ तो वाटर टेबल भी करेक्शन, वाटर टेबल करेक्शन। ठीक है ना, और ये सीक्वेंशियल ऐसे ही लगते हैं। ठीक, अब ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन जो है, अगर आप शैलो डेप्थ पे लगा दें, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाती है? अंडर एस्टिमेट। वैल्यू इज अंडर एस्टिमेटेड। और ज़्यादा डेप्थ पे करेंगे तो ओवर एस्टिमेट। यहाँ पे अंडर एस्टिमेट का कंडीशन है, अंडर एस्टिमेटेड। ठीक है, इसीलिए वो कह रहा है कि अगर आप शैलो डेप्थ पे कर लेते हैं, शैलो डेप्थ पे कर लेते हैं, ठीक है, तो कंजर्वेटिव, हाईली कंजर्वेटिव डिज़ाइन निकल के आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू अंडर एस्टिमेट हो जाएगी, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए आंसर ए है। ठीक है, तो यूके ट्रिपल एस सी का बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉइल इंजीनियरिंग से। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, अगली बार मैं उस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से कोशिश करूँगा, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द बेनिफिट ऑफ सरचार्ज एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज ओनली मार्जिनल इन केस ऑफ फुटिंग ऑफ प्योरली कोहेसिव सॉइल। मतलब क्ले की बात कर रहा है, कोहेसिव सॉइल मतलब क्ले की बात कर रहा है। भैया मैं तो जानता हूँ कि क्यू यू क्या होता है, सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा, और कोहेसिव सॉइल के लिए एन सी की वैल्यू कितनी होती है? 5.7। ठीक है, एन क्यू की वैल्यू 1 और एन गामा की वैल्यू 0। तो मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और एन क्यू
ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू यू कितना बचेगा, 5.7 सी प्लस क्यू बचेगा, सही है। तो कह रहा है कि बेनिफिट ऑफ सरचार्ज, ठीक है। आप देखें तो एक पूरा टर्म यहाँ पे क्या हो गया, पूरा ज़ीरो हो गया। तो ऊपर से अगर, क्योंकि क्यू मैं जानता हूँ क्या है, 5.7 सी प्लस गामा और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। तो भाई अगर यहाँ पे सरचार्ज आप ऊपर से लगा भी देते हैं और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन थोड़ी सी बढ़ा भी देते हैं, तो एक पूरा टर्म यहाँ पे क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है, डायमेंशन का और ये गामा का, ठीक है। तो वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, एक मार्जिनल चेंज आएगा। इसका मतलब ये है कि पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज आएगा। द बेयरिंग कैपेसिटी फॉर फुटिंग इज प्योर कोहेसिव क्ले, प्योर कोहेसिव क्ले है ये, प्योर डे लिख गया है, ठीक है। इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ फुटिंग, भाई साइज अगर बढ़ता, साइज तो कहाँ, बी फैक्टर तो जीरो हो गया, सो साइज बढ़ने के साइज से तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। क्योंकि ये किस में निकाल रहा हूँ मैं, क्ले में निकाल रहा हूँ, ठीक है। किस में निकाल रहा हूँ, क्ले में। तो क्ले में बियरिंग कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ विड्थ ऑफ फुटिंग, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, साइज इफेक्ट इन प्लेट लोड टेस्ट आर मोर इंपॉर्टेंट केस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल। जो प्लेट लोड टेस्ट की हम अगर बात करें, प्लेट लोड टेस्ट जो हम करते हैं, ठीक है, फुटिंग में हम बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए मेनली कोहेजनलेस सॉइल के लिए किया जाता है, कोहेजनलेस सॉइल के लिए, ठीक है। मेनली कोहेसिव सॉइल के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन मेनली कोहेजनलेस सॉइल पे किया जाता है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सही है। तो 1 एंड 3 स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर डी बन गया, ये लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो और ट्राई करते हैं, देखिए। द मीन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ प्योर कोहेसिव सॉइल वाज फाउंड टू बी 500 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिख देता हूँ मैं क्ले की, 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ स्क्वायर फुटिंग कैलकुलेटेड बाय तरजागी, तरजागी के हिसाब से अल्टीमेट स्क्वायर फुटिंग के लिए क्या वैल्यू थी, 1.3 सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस बताइए 0.5 बी गामा एन गामा, यही थी, ठीक, सॉरी 0.5 कह रहा हूँ मैं, ठीक। अब मैं एक बात अच्छे से जानता हूँ कि लेकिन एन सी की वैल्यू जो है वो 5.7 होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या दी है, क्ले दी हुई है, प्योरली कोहेसिव सॉइल दिया मतलब क्ले दिया हुआ है, ठीक है। और एन क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 1, और एन गामा की वैल्यू 0, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्यू यू की वैल्यू निकाल सकता हूँ 1.3 सी एन सी प्लस क्यू, सही है। और इसके हिसाब से 1.3, अब सी की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ तो निकाल सकता हूँ, क्योंकि सी क्या होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय 2 क्ले के अंदर, तो 50/2 25 आ गया, ठीक है। तो 25 यहाँ रख दिया। एन सी की वैल्यू तो मैं जानता हूँ 5.7, ठीक। और Q की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो गामा और डी एफ, क्या गामा और डी एफ यहाँ पे दिया है, नहीं दिया, ठीक है। तो मैंने यूनिट वेट, जब भी ऐसी कंडीशन आए, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर यही था कि बच्चे बैठ के ये सोचते रहे कि गामा और डी एफ की वैल्यू क्या रखूँ, जब भी ऐसा ना दिया गया हो तो डेप्थ की वैल्यू आप 1 मान लेंगे और यूनिट वेट की वैल्यू भी 1 मान लेंगे, तो ये ठीक है, सही है। हाँ, तो ये 1 लगभग ये इतना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 185.25 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू को बेसिकली नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। 1 निकालने के बाद भी इसको बहुत छोटी वैल्यू के हिसाब से नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं 1 भी रख लूँ तो ये वैल्यू 186 के आसपास आ जाती है, तब भी आंसर मोस्ट प्रोबेबल ए ही बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने सेकेंड टर्म को बेसिकली नेग्लेक्ट कर दिया है क्वेश्चन के अंदर, सही है। तो आंसर इज ए, ठीक। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपका कमेंट ही मुझे बता सकता है कि आपको कहीं दिक्कत आती है या नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि देखिए इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो चल रही है आजकल, आप भी जानते हैं कि चीज़ें कितनी बाहर ख़राब हो गई हैं, ठीक है। तो कोशिश ये चल रही है कि आपकी तैयारी ना रुके, इसलिए जहाँ पे लाइव लेक्चर नहीं हो पाता है तो मैं रिकॉर्ड करके आपको दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं देखता हूँ इतने सारे बच्चे इस क्लासेस को देखते हैं, तब भी उसके बाद भी कमेंट सेक्शन के अंदर उनके कमेंट्स नहीं होते हैं, चाहे अच्छे चाहे जो भी दिक्कत है, ठीक है। ना क्वेरी बेस्ड होते हैं, ना पसंद जैसे कुछ कमेंट होते हैं, तो कमेंट ज़रूर करके बताया करो, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। द फील्ड डेंसिटी एंड फील्ड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय, फील्ड डेंसिटी की जब बात कर रहा है मतलब यूनिट वेट ऑफ द सॉइल की बात कर रहा है, वेट ऑफ द सॉइल की बात कर रहा है। यूनिट वेट ऑफ द सॉइल निकालने के 4 मेथड थे। पहला मेथड था कोर कटर मेथड, ठीक है, और ये कोहेसिव सॉइल के लिए था, कोहेसिव सॉइल के लिए होता है ये मेथड, ठीक है।
कौन से सॉइल के लिए कौन सा मेथड है ये भी पता होना चाहिए। दूसरा मेथड था मेरे पास वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, ये भी कोहेसिव सॉइल के लिए था। ठीक, तीसरा मेथड था आपका मेरे पास एक और मेथड, हाँ, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, जो कि कोहेजन लेस सॉइल के लिए था, कोहेजन लेस सॉइल के लिए। और नंबर 4 अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबमर्ज डेंसिटी, सबमर्ज डेंसिटी मेथड था, डेंसिटी मेथड था। ठीक है, ये भी किसके लिए होता है, कोहेसिव सॉइल के लिए होता है। तो इसके अंदर भाई 4 में से 2 ऑप्शन, एक ये दिया गया, एक ये दिया गया, तो 1 और 2 के हिसाब से तो बी ऑप्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 और भी दिए गए हैं, प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर, ये सारे के सारे कॉम्पैक्शन इन द सॉइल के लिए काम आते हैं, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के लिए, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के लिए। तो अभी के लिए तो आंसर कितना बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, आंसर कितना बन गया, बी, ये देखिए, ठीक, आंसर बी बन गया। ठीक, लेकिन ये मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट की मैंने पूरी टेबल आप लोगों को दे दी है, इस टेबल को आप अपने पास रखें, इसी में से ही कॉम्पैक्शन टेस्ट के सारे सवाल बनते हैं। कितना वेट होता है, कितना हाइट ऑफ फॉल होता है, क्या नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं, क्या मोल्ड का साइज़ होता है, ठीक है, कितनी एनर्जी आप लगाते हैं, सारी चीज़ें इसमें मैंशनड है। आप इसको अपने पास टेबल को बना के रखें और करें। सही है, चलिए अगला ट्राई करते हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, फ्रिक्शन पाइल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटेशन पाइल्स, क्या फ्लोटिंग पाइल्स बोला जाता है, बिल्कुल। ठीक है, जो फ्रिक्शन पाइल्स होती हैं जो कि लोड बियर करती हैं, ठीक है, और फ्रिक्शन पाइल किससे, ये मान लेते हैं कि एक पाइल है, ठीक है, जब इस पे लोड लगता है तो इसके अपने स्किन पे से रोकती हैं ये, ठीक है, ये इसकी स्किन होगी ना पाइल की, तो इस स्किन फ्रिक्शन की मदद से रोकती हैं, स्किन फ्रिक्शन की मदद से, इसलिए इसको स्किन फ्रिक्शन पाइल भी बोला जाता है। इसीलिए इनको फ्लोटिंग पाइल्स भी, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से ज़मीन के अंदर फ्लोट कर रही हैं, मिट्टी के अंदर, ठीक है, नीचे कोई टिकाव नहीं है नीचे, ठीक है, यहाँ से इन्होंने रोका हुआ है, इनको नीचे से नहीं रोका हुआ है, ठीक है ना। तो अगर यह नीचे से रोका होता तो ये फ्लोटेशन पाइल्स नहीं होती। ठीक, मिनिमम नंबर ऑफ पाइल्स, बिल्कुल मिनिमम 3 पाइल चाहिए होती हैं एक ग्रुप बनाने के लिए। ठीक है, एक ग्रुप बनाने के लिए मिनिमम 3, जो कि ट्रायंगुलर शेप बन जाता है। ठीक है, और ग्रुप एफिशिएंसी ईटा जी, जो कि होती है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप पाइल्स अपॉन जितनी नंबर ऑफ पाइल्स हैं n इंटू क्यू यू पी, मतलब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पाइल। ठीक है, तो ये ग्रुप एफिशिएंसी होगी। ये कह रहा है कि मे बी इधर लेस देन 100% और मोर देन, बिल्कुल ये 100% से ईटा जी की वैल्यू जो है लेस देन 100% भी हो सकती है और ईटा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 100% भी हो सकती है। ठीक है, अगर ईटा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 100% है तो फिर मतलब पाइल ग्रुप की तरह काम चल रहा है। ठीक है, और उसके अब फिर आप क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप एफिशिएंसी दोनों ही कंडीशन में ज़्यादा या कम दोनों हो सकती है। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। सही, चलिए। तो भाई जय साहब, मज़ा तो खूब आ रहा है, कह रहे हैं कोरोना वोरोना चल रहा है, घर में आराम से बैठो, मम्मी से बोल पकौड़े बनाए, ठीक है, छोटे भाई को बोलो भैया तुम जाओ और किचन में चाय लेके आओ, हम ही रहेंगे नहीं, ठीक तो ये करना नहीं है। ठीक है, चलो ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग पाइल्स का पूरा यहाँ पे ब्यौरा भी दे दिया है आपको, कि ये ट्रांसफ़र करने जो मैंने चीज़ बोली वो चीज़ इसमें लिखी हुई भी है। ठीक है, हाँ, फ्लोटिंग पाइल फाउंडेशन और फ्रिक्शन पाइल एक ही बात। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू फाउंडेशन ऑन एक्सपेंसिव सॉइल। एक्सपेंसिव सॉइल जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर क्या होता है भाई, मॉन्ट मोनोलाइट मिनरल होता है, मॉन्ट मोरिनो लाइट मिनरल। ठीक है, और ये किस में होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल, जो कि एक तरह की क्ले होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या हाई स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है, और हाई श्रिंकेज भी देखने को मिलता है, सिर्फ इस मॉन्ट मोनोलाइट मिनरल की वजह से। इस मॉन्ट मोनोलाइट मिनरल में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर बॉन्डिंग होती है, जो कि वीक होती है, वाटर बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर किसी कोई एक्सपेंसिव सॉइल है तो उसके फाउंडेशन से रिलेटेड कुछ 2-3 स्टेटमेंट दिए, बताइए उसमें से कौन सा करेक्ट है।
ठीक है। स्ट्रेंथ शुड बी इम्प्रूव्ड एंड कंप्रेसिबिलिटी शुड बी रिड्यूस, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती है सॉइल, तो इसमें इसकी स्ट्रेंथ हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, और इसकी कंप्रेसिबिलिटी को घटाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करो और कंप्रेसिबिलिटी को घटा दो। और कंप्रेसिबिलिटी शुड बी इंक्रीज, नहीं अभी तो हम कह रहे हैं कि घटानी पड़ेगी। ठीक है, नो स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेबलाइजेशन की टेक्निक्स की, मिट्टी को रोके रखने की टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि जियो टेक्सटाइल मेम्ब्रेन्स की मदद से भी करते हैं हम, लाइम की मदद से भी करते हैं, सीमेंट की मदद से, कई सारे मेथड होते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल के। अगर आप लोगों को नहीं आते हो तो यूट्यूब में लिख लीजिएगा बस कि स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल बाय शुभम सर, आ जाएगा। ठीक है ना, या शुभम सर स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, बस पढ़ लीजिएगा, झकास बनाया हुआ है। ठीक है, तो आंसर सी बन गया। ठीक है, ओनली वन। ठीक है, पहला ही स्टेटमेंट सही है। चलिए, बहुत अच्छे। ठीक है, आंसर देखिए साथ साथ करते चलिए। अगर आप लोग आंसर नहीं करेंगे ना, ठीक है, तो अपने साथ धोखा करेंगे। मेरे साथ तो क्या है, मैं तो आपके लिए जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ। ठीक, चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। बरीड सर्विस लाइन शुड बी अवॉइडेड इन एक्सपेंसिव सॉइल रीजन, जहाँ पे भी एक्सपेंसिव सॉइल हो, जैसे कि अभी हमने ब्लैक कॉटन सॉइल का एग्जांपल लिया था, ब्लैक कॉटन सॉइल का एग्जांपल लिया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वहाँ पे जैसे कि हम क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे पाइप बिछाते हैं, गैस पाइपलाइन बिछाते हैं, ठीक है, पानी की पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन बिछाते हैं। कहते हैं कि ऐसे पाइप्स की जो सर्विस लाइंस होती हैं, ठीक है, ये पाइपलाइन वगैरह, इनको ऐसी जगह में नहीं बिछाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ऐसी जगह से जहाँ पे एक्सपेंसिव सॉइल हो, जहाँ पे स्वेलिंग है। क्यों? क्योंकि पाइप अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। हम कभी चाहते हैं सर ना, डिस्प्लेस होने की का मतलब क्या है कि वहाँ पे खराबी आना। ठीक है, तो वो हम अवॉइड करते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्वेलिंग प्रेशर हैज़ लेस देन 20 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर इज नॉट मच कॉन्सिक्वेंस, बिल्कुल, स्वेलिंग प्रेशर अगर 20 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं है तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इतना सहन किया जा सकता है। ठीक, इफ़ सॉइल इज़ नॉट ब्लैक इन कलर, अगर सॉइल ब्लैक कलर में नहीं है, इट इज़ अनलाइकली टू बी एन एक्सपेंसिव, तो वो एक्सपेंसिव सॉइल होगी, ज़रूरी तो नहीं है। एक्सपेंसिव सॉइल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो काले रंग की हो या नहीं हो। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि उसके अंदर माउंट मिनरल है कि नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ द सॉइल इज़ नॉट इन ब्लैक, अगर वो काले रंग की नहीं है तो वो अनलाइकली, वो क्या, तुम चाहते हो चाहे ना चाहते हो, कह रहा है। ठीक है, वो एक्सपेंसिव होगी नेचर में ना, फूलने वाली होगी ना। ठीक है ना, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। तो पहला और दूसरे के हिसाब से आंसर बी बन जाएगा। ठीक हो गया, सही है। पढ़ते चलो पढ़ते चलो, ठीक है, आंसर करते चलो। हाँ, देख लो, सर्वे का सवाल आ गया, यूके ट्रिपल एस सी जेई। इफ़ एल इज़ द लेंथ ऑफ द चेन, डब्ल्यू इज़ द वेट ऑफ द चेन, टी इज़ द टेंशन। ठीक है, ठीक है, द सैग करेक्शन ऑफ द चेन लाइन। ठीक है भाई, जब भी आप चेन मेजरमेंट करते हैं तो चेन मेजरमेंट करते समय कभी सैगिंग, कभी स्लोप की वजह से, कभी स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से, कई सारे एरर देख रहे थे हम, कभी टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। ठीक है, तो चेन करेक्शन जो था एक सैगिंग की वजह से भी हो गया था। ठीक है, सैगिंग, और ये सैगिंग जैसे कि आपने बिजली के खंभे देखे होंगे, तो उसके बीच में जब आप तार लगाते हैं तो अपना सा हल्का सा बेंड कर जाते हैं, किसकी वजह से, अपना वेट लगने की वजह से। ठीक है, तो ये देखिए वेट दिख रहा है, ये देखिए वेट दिख रहा है। ठीक है ना, और फिर कुछ ना कुछ इनकी लेंथ भी होती होगी, वो तो एल वो ले रखा है। टी क्या है कि भाई इसको आप खींच के रखोगे तो एकदम सीधा बंध जाएगा, तो क्या टेंशन आपको लगानी है। ठीक है, तो भाई अगर ऐसा होता है तो ये करेक्शन हमेशा नेगेटिव इन नेचर होता है, नेगेटिव नेचर में। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सी सैग जो होगा वो होगा माइनस, ठीक है, डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 टी स्क्वायर। ठीक है, तो डब्ल्यू स्क्वायर, ये आंसर बी बन गया। लो, ठीक है, आंसर क्या बन गया, बी बन गया, बस। ठीक, तो ये अब इसका कभी कभी क्या होता है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करके दे देते हैं। कैसे, ये मैंने मान लिया कि एक मेरे पास ये टेप था, ठीक है, इसकी टोटल वेट कैपिटल डब्ल्यू है, लेकिन और इसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है, लेकिन मैंने कहा कि 1 मीटर लेंथ की जो वेट है वो स्मॉल डब्ल्यू है। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू कैसे पता चलेगा, जो भी टोटल वेट होगा और जो भी उसकी लेंथ होगी उससे डिवाइड कर दो तो 1 मीटर लेंथ की पता चल जाएगी, पता चल जाएगी। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल हो जाएगा। तो मैं इस कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू इसी फॉर्मूले में डाल देता हूँ, तो ये कैसा बन के आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24 टी एम का स्क्वायर। ठीक है, और ये स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये टोटल वेट है और ये वेट पर यूनिट लेंथ है, वेट पर यूनिट लेंथ आपको दिखाई दे रहा होगा।
ठीक है, एक मैंने पूरी चेन का वेट ले लिया या टेप का वेट ले लिया, एक मैंने उसकी 1 मीटर लेंथ का कितना वेट होगा उसके हिसाब से फॉर्मूला बना लिया। तो जैसे कंडीशन में दे, यहाँ पे देखो वेट ऑफ द चेन दिया है, वेट ऑफ द चेन पर यूनिट लेंथ बोलता तो फिर मेरा दूसरे वाले फॉर्मूले के हिसाब से आंसर सही होता। सही है, तो उस हिसाब से तो आंसर मेरा फिर क्या बनता, डी बनता। लेकिन डी भी नहीं बनता क्योंकि यहाँ क्यूब दिया है, तो ये भी नहीं होता। तो उस वैसे वाला फॉर्मूला तो दिया ही नहीं है खैर इसमें ऑप्शन में। ठीक है, चलो और देखते हैं भाई जी साहब। हाँ भाई, इन एन इंक्लाइन टेरेन इफ द एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ लाइन इज h एंड द इंक्लाइंड लेंथ ऑफ द लाइन इज l, करेक्शन फॉर स्लोप। स्लोप करेक्शन पूछ रहा है बेसिकली, तो स्लोप की वजह से भी करेक्शन लगाना पड़ता है। एक आप याद रखेंगे, स्लोप करेक्शन और अलाइनमेंट चेंज होने की, अलाइनमेंट दोनों के करेक्शन की वैल्यू सेम होती है और ये भी हमेशा नेगेटिव इन नेचर होते हैं। मतलब जो भी वैल्यू आपने निकाली होती है मेजरमेंट करके, उसमें से ये करेक्शन हमेशा माइनस ही करना होता है। ठीक है, उसमें हमेशा ये वैल्यू प्लस कभी नहीं करनी होती, हमेशा माइनस करनी होती है। और सी स्लोप की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो एल नॉट माइनस अंडर रूट एल नॉट का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये एग्जैक्ट है। लेकिन आपको जो एक्चुअल फॉर्मूला याद रखना है वो क्या याद रखना है, एच स्क्वायर बाय 2l, मतलब ऑप्शन डी, एच स्क्वायर बाय 2l। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट रिलेशन होता है, इसको अप्रॉक्सीमेट कहा जाता है। मतलब इससे लगभग लगभग वैल्यू, आसपास की वैल्यू निकल के आ जाती है कितना करेक्शन लगाना है। लेकिन आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो फिर इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने सर्वे के लेक्चर्स में समझाया है, आप लोग मेरे साथ सर्वे का लेक्चर कर सकते हैं, उसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यही है कि थोड़ा सा चीज़ों को अगर हम समझ के चलें तो हर चीज़ आसान है, हर चीज़ आसान है। ठीक है, हाँ, ये देखिए सर्वे का एक बहुत अच्छा सवाल ये भी है, होल सर्किल बेयरिंग और क्यूबी से में सिस्टम पूछा है, होल सर्किल में दी है और क्यूबी में पूछी हुई है। इसके लिए तो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कैसे सॉल्व करना है। क्या करा करो, सीधे ये बना लिया ये। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, डब्ल्यू में नॉर्थ से मेजरमेंट होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये 80-90 पहुंच गया और 180 से पहले 135 पे कहीं रुक जाना, ये रुक गए। ठीक है, तो ये आ गया 135 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, अब 135 डिग्री 20 मिनट हो गया। अब हमसे बोल रहा है कि क्यूबी में बता दो। क्यूबी में तो जहाँ से नॉर्थ से साउथ से जहाँ से पास पड़ता है वहाँ से चलते हैं। तो भाई मेरे को ये पास पड़ रही है लाइन साउथ से, तो मैं साउथ से ये चल गया, साउथ से गया हूँ मैं किसकी तरफ गया हूँ, ईस्ट की तरफ गया हूँ, साउथ से ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, ये देखो। ठीक है, और कितना जा रहा हूँ भाई, देखने पे पता चल रहा है कि 180 इस टोटल 180 में से अगर 135 डिग्री 20 मिनट निकाल दूँ तो ये बच जाएगा 44 डिग्री 40 मिनट। ये लो, आ गया आंसर। ठीक है, ये लो। ठीक है, साउथ आंसर डी बना ये। ठीक है, यहाँ पे बी लिख गया है, आप लोग इस पे ध्यान ना दें। ठीक, तो साउथ 60 डिग्री नहीं 44 डिग्री, अच्छा ऑप्शन नहीं गलत है। तो ये आप ऐसा कर लो, आंसर बी रहने दो, ये नॉर्थ की जगह साउथ लिख दो। मैंने ऑप्शन में शायद साउथ लिखना था, नॉर्थ लिख दिया। ठीक है, इसको आप लोग साउथ कर सकते हैं। ठीक, चलो अब सही आंसर है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कभी कभार ऐसा होता है कि हमसे ही मिस्टेक हो जाती है। ठीक, तो देखो सॉल्व करो, अगर आप लोग कुछ तरीका पता है तो ऑप्शन में गलत भी दिया होगा तो भी आप पहचान जाएंगे ऐसे। ठीक है, फोर बेयरिंग दिया, बैक बेयरिंग बतानी किसी लाइन की। ये लो भाई, कोई पॉइंट है एक्स, उससे फोर बेयरिंग ली गई है, ये लो 16 डिग्री 26 मिनट। बैक बेयरिंग बतानी है, बैक बेयरिंग वाई से लोगे आप, और ये कुछ ये आनी चाहिए, मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा आनी चाहिए, देख के पता चल रहा है। ठीक है, 90 180 180 से ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, तो बैक बेयरिंग का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। 180 से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ये इसमें क्या है, जब भी फोर बेयरिंग 180 से कम होती है, ठीक है, तो हम प्लस करते हैं बैक बेयरिंग निकालने के लिए। ठीक है, तो भाई मेरे पास तो 16 डिग्री 26 मिनट है, 180 से कम है तो प्लस लगा देता हूँ, और ये 196 डिग्री 26 मिनट आ जाएगी। ये लो आंसर आ गया सी, ख़त्म। कुछ करना था, कुछ नहीं करना था। तो ये कुछ सिंपल से मेथड है यूके ट्रिपल एस सी के। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एज इट इज़ हम सॉल्व करते चले जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, और देखिए जेई बनना है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना तुम्हारे लिए बेटा, तो वो बेसन का लड्डू तुम्हें याद रहे हैं। हाँ,
बेसन का लड्डू बेटा भूल गए ना, बता रहा हूँ। चलो, ये देखो सब्सटेंस स्टैक्योमेट्री मेथड कब इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड पे? भाई ये सब्सटेंस बार होता है, मैंने बताया था सब्सटेंस बार, ये इस्तेमाल होता है हॉरिजॉन्टल लेंथ निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा टेढ़ा लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ ना, तो थोड़ा सा हाथ ऐसे ही चलता है टेढ़ा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लेंथ निकालने काम आता है। और क्या कहते हैं, कहाँ पे? अनड्यूलेटिंग, जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ एरिया होता है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे तो ए से बी के बीच की ये लेंथ चाहिए, ये। ठीक है, लेकिन अगर मैं टेप से ज़मीन के ऊपर नापूंगा तो ऐसे नापते हुए जाऊंगा, ऐसे नापते हुए जाऊंगा। ठीक है, लेकिन मुझे तो कौन सी चाहिए? ये हॉरिजॉन्टल लेंथ चाहिए। ठीक, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सब्सटेंस बार की मदद से अनड्यूलेटिंग टेरेन में आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो आंसर सी हो गया। बहुत अच्छे। अगला देखिए, बहुत अच्छा, सेंसिटिविटी के ऊपर सवाल आ गया। देखिए, बबल की सेंसिटिविटी का एक फार्मूला बहुत अच्छा सा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे डिवीजन की लेंथ दी हुई है कि भाई बबल है, ये मान लेता हूँ, ये ही वो बबल ट्यूब है। तो इसके अंदर ऐसे ऐसे डिवीजन बने होते हैं ये। तो एक डिवीजन का जो लेंथ होता है उसको एल बोला जाता है। टोटल लेंथ आप कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ डिवीजन काउंट कर लो, एन इंटू एल हो जाएगा, टोटल लेंथ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक की लेंथ एल दी हुई है 1 mm, और रेडियस जो दिया गया है उसका 0.9 मीटर दिया है। दोनों वैल्यूज़ को mm में कर लेता हूँ तो 900 mm हो जाएगी ये। ठीक है, और मैं सेंसिटिविटी को अल्फ़ा से बोलता हूँ, और अल्फ़ा क्या होता है? L/R इंटू 606225। ठीक है, और आंसर किस में आ जाता है? सेकंड में। अगर मैं 606225 नहीं लगाऊं तो अल्फ़ा इक्वल्स टू L/R रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1। R की वैल्यू कितनी है? 900। ये लो, आंसर उन्होंने रेडियन में दिया है चुपके से। जनरली हम सेकंड में निकालते हैं आंसर, आंसर सेकंड में निकाला जाता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर रेडियन में दिया हुआ है। बस इतना ही समझना था। ठीक है, तो आंसर डी आ गया। आंसर क्या आ गया? डी आ गया, बस। सही है, तो ये थोड़ा सा समझने की बात है। 2062, अच्छा मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, 206265। ठीक है, हाँ, हो जाती है गड़बड़ यार। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक हो गया भाई, सेंसिटिविटी भी निकाल ली हमने। हाँ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मैं आपको 15 से 20 सेकंड दे रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने सर में बहुत अच्छे से समझाया इसको। ठीक है, लो 20 से 25 सेकंड लो, हम भी देखें भाई हमारा जी। बताओ बताओ। हाँ भैया, आंसर निकालो। जब तक आप आंसर नहीं बताएंगे तब तक काम नहीं हो पाएगा भाई। चलो देखते हैं भाई हमारा जी कर पाया है या नहीं कर पाया है। हाँ भाई, ऐसा करें तुम्हारे लिए यार, ये थोड़ा सा उठा लें इसको, हमें लिखने में दिक्कत हो रही है। ये लो, ठीक हो गया है ना? अब थोड़ा हम भी यार आसानी से लिख पाएंगे। चलो, तो आर एल ऑफ द बिल्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि कहीं पे ये आर एल है बिल्डिंग का, ये, और कितना है ये? 74.4 मीटर है। स्टाफ जैसा देखो क्वेश्चन में होता है ना, बस वैसा करते चले जाओ। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा करते चले जाओ बस। ठीक है, स्टाफ रीडिंग ऑन द फ्लोर इज़ 1.65। ठीक है, तो कहीं पे फ्लोर है और यहाँ पे आपने स्टाफ रख दिया, और ये मान लेते हैं वैल्यू कितनी आ गई? 1.625 आ गई। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कहीं फ्लोर होगा बिल्डिंग का। कह रहा है एंड स्टाफ रीडिंग व्हेन इट इज़ हेल्ड इन्वर्टेड, जब उसको उल्टा। देखो स्टाफ को जब भी आप रखते हैं ना, तो जीरो इसका बॉटम पे होता है। ठीक, अब आपने कहीं इसको उल्टा टांग दिया, क्योंकि बिल्डिंग में मान लेता हूँ कि ये इसके ऊपर ये बिल्डिंग बनी हुई है, और आपने सीलिंग से अब उल्टा टांग दिया। तो जब उल्टा टांगा तो आपने देखा कि भाई जो वैल्यू है आपको फ्लोर तक, आपने टचिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। ठीक है, व्हेन हेल्ड इन्वर्टेड विद बॉटम टचिंग सीलिंग ऑफ द हॉल। ठीक है, तो बॉटम अब उल्टा टांगा हुआ है तो जीरो यहाँ पे होगा उसका, और अब वैल्यू कितनी दे रहा है यहाँ से? ये 2.870 दे रहा है।
ठीक है, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई 2.870 और ये वैल्यू कितनी हो गई 1.625। ठीक है, तो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी होगी, ये होगी। और टोटल हाइट कितनी हो जाएगी इसके हिसाब से 2.870 प्लस 1.625। तो आरएल का कोई गेम ही नहीं है। बच्चे सोचेंगे सर आरएल में से क्या प्लस कर दूं माइनस कर दूं। देखो सबसे अच्छा तरीका होता है डायग्राम बना लो समझ के और सॉल्व कर दो। वरना मैं तुम्हें आरएल के हिसाब से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल के फिर उससे माइनस करके दुनियादारी भी सिखा सकता था, लेकिन इतना समय नहीं होता एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर फुल प्रूफ प्लान के हिसाब से जानना है। इतनी प्रैक्टिस कर दो कि डायग्राम अपने आप दिमाग में आ जाए, झट 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 बना दिया, झट 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 सॉल्व कर दिया। प्लस करो और बताओ 4.495 आंसर आ गया सी। खत्म। कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं। 95% इसको गलत करके आते हैं। 95% बच्चे 95% रॉन्ग करके आते हैं। बट आपको 5% की कैटेगरी में आना है और वो भी राइट करके आना है। सही है, देख लो। चलो देखें भाई, एक और देखें। कह रहा है कि द वर्टिकल एक्सिस नीड नॉट टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्लेट लेवल ट्यूब। अच्छा, कह रहे हैं कि जो वर्टिकल एक्सिस है नीड नॉट टू बी परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर होना ज़रूरी नहीं है। ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये देखो आपको दिखाते हैं, ये रही वर्टिकल एक्सिस, ये रही, ठीक है, और ये रही आपकी लाइन ऑफ साइट, इससे परपेंडिकुलर होनी चाहिए भैया, ज़रूरी है परपेंडिकुलर होना। ठीक है, तो आंसर तो आपको पता चल गया भी, लेकिन पहले समझ लो। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, द लाइन ऑफ साइट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखें भाई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये रही, टर्नियन एक्सिस को ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहा जाता है। एक चीज़ याद रखेंगे, एग्जाम में एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी आता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑल्सो नोन है, तो ऑप्शन में दिया होगा टर्नियन एक्सिस एक्सिस। ठीक है, तो ये भी परपेंडिकुलर, ये तीनों की तीनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। एक्सिस ऑफ द बबल लेवल ट्यूब अटैच टू द टेलीस्कोप नीड नॉट टू बी पैरेलल टू द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, एक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब अटैच टू द टेलीस्कोप नीड नॉट टू बी, भैया ये तो पैरेलल होनी, ये तो होनी चाहिए भाई। ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, और यही क्या है, इसके सेंटर में एक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने जहाँ पे भी ये होगा यहाँ पे लेवल ट्यूब लगी होगी, जो कि आपको दिखाएगा कि ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये सेंटर पे होगा इसमें बबल। सेंटर में कब होगा, जब ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगी, ये हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, तो ये भी तभी लेवल होगी और ये भी तभी लेवल होगी, क्योंकि जब ये लेवल होगी तो ये सेंटर में आएगा, जब ये सेंटर आएगा तो ये भी हॉरिजॉन्टल होगी, मतलब होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए, तो भाई नीड नॉट टू भी कह रहा है, मतलब होनी जरूरी है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द लाइन ऑफ साइट शुड पास थ्रू अ पॉइंट ऑन ए स्टेडिया सेंटर। नहीं नहीं नहीं, स्टेडिया सेंटर तो क्या है भाई, स्टेडिया सेंटर देखें भाई, यहाँ पे आप देखें तो ये रहे क्रॉस हेयर, ये देखिए। ठीक है, इसको मैं सर्कल यहाँ पे बनाता हूँ, ये क्रॉस हेयर, यहाँ पे दो स्टेडिया हेयर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल हेयर्स। इन दोनों के सेंटर को, इसको स्टेडिया सेंटर बोलते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे ये इसकी बात कर रहा है सेंटेंस में, इस सेंटर को स्टेडिया हेयर कह रहा है, स्टेडिया सेंटर कह रहा है। ठीक है, तो मतलब ना ना, गलत है भाई, गलत है। ठीक है, तो खाली दो, बी ऑप्शन सही है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है खाली। सही है, देखते हैं थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हाँ तो भैया ये देखो बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, जहाँ कांस्टेंट के सी दिख जाए, मतलब किसकी बात कर रहा है, टैक्योमीटर की बात कर रहा है। टैक्योमीटर की जब भी बात करता है तो टैक्योमीटर की इक्वेशन आ जाती है। इक्वेशन क्या कहती है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि एक स्पेशल टाइप का थियोडोलाइट होता है जो कि एक जगह पे खड़े होकर आपको मदद कर सकता है क्या निकालने में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने में। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, डी इक्वल्स टू के एस प्लस सी। के की वैल्यू उसने कितनी दी है, 100 दी है। एस की वैल्यू निकालनी है, एस की वैल्यू तो भैया क्या होती है, एस थ्री माइनस एस वन। एस थ्री कितना दिया, ये देखो 2.830। एस वन कितना दिया, ये देखो 1.726। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी, बताओ डालो इसमें। सी की वैल्यू 0.4 दी हुई है, मैंने सॉल्व करी और मेरी ये वैल्यू सॉल्व करने पे है मेरे पास 1.104।
ठीक है 1.104 सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, मेरी आ रही है 110.8 मीटर, ये लीजिए सही है, सी आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो यूके ट्रिपल एस सी बहुत प्यारी तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। कुछ सॉइल से क्वेश्चंस अभी तक देखे हमने, कुछ सर्वे से क्वेश्चन देखे, और देखते हैं आगे बढ़ते बढ़ते देखते हैं भाई। अच्छा ये देखिए रेसिप्रोकल लेवलिंग का भी सवाल पूछा है, ठीक है। रेसिप्रोकल लेवलिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि भैया जब भी कोई बीच में ऑब्स्टिकल आ जाता है, जैसे कि कोई बीच में नदी आ गई, ठीक है, तो अब बीच में यहाँ पे रिवर है, तो यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते, आप यहाँ पे बीच में स्टाफ नहीं लगा सकते, तो फिर उस केस में रेसिप्रोकल लेवलिंग करनी पड़ती है, ठीक। किसी ए और बी पॉइंट के बीच में आपको लेवल का डिफरेंस निकालने के लिए एच, और एच पता चल गया, अगर आर एल ऑफ ए आपको पता हो, जैसे कि यहाँ पे इसको पी पॉइंट बोला गया है, इसको क्यू पॉइंट, तो क्यू पॉइंट का आर एल बताना है, पी का दिया हुआ है, तो पी का आर एल कितना दिया हुआ है 140.815, ठीक है। तो Q का बताने के लिए पहले H की वैल्यू पता होनी चाहिए, H की वैल्यू आप इसमें से RL ऑफ Q बताने के लिए RL ऑफ P में से H की वैल्यू माइनस कर दो, इस हाइट में से ये H हाइट माइनस कर दो, तो ये पता चल जाएगा बस, सही है, ये वैल्यू माइनस कर दो बस, ठीक। तो RL ऑफ Q पता चल जाएगा। H निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एच बी डैश माइनस एच ए डैश प्लस एच बी माइनस एच ए बाय 2, एच बी डैश ये रहा, एच ए डैश ये रहा, एच बी ये रहा, एच ए ये रहा, ये लो, ठीक है। यहाँ जनरली मैं ए बी के पॉइंट में चलता हूँ, तो मैं ए बी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप चलना चाहें तो पी क्यू के फॉर्म में भी चल सकते हैं, ठीक। तो ऐसा करते हैं, सारी वैल्यूज़ डाल देते हैं। वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो एच बी की जो हो जाएगी 2.748 माइनस 1.606 प्लस 1.824 माइनस 0.928 होल डिवाइडेड बाय 2। तो h का वैल्यू सॉल्व करने पे मेरा आया है 1.019, यही वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ, 140.815 तो आर एल ऑफ पी दिया हुआ है, इसमें से 1.019 निकाल देता हूँ, ठीक है। ये सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आ रही है भाई, मेरी आ रही है 139.796, इसके बी के आसपास की वैल्यू, आंसर आ गया बी, ख़त्म। तो ये थोड़ा सा हमें क्या करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, रेसिप्रोकल लेवलिंग के काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट करके भी बोला है कई बार कि सर रेसिप्रोकल लेवलिंग का न्यूमेरिकल करा दीजिए, तो मैंने डन करा दिया आज, सही है। बस आप लोगों को रेगुलर सेशन करने की ज़रूरत है और कोई चिंता नहीं करनी है, अच्छे से हो जाएगा। अ कंटूर में भी डिफाइंड एज इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू, भैया एक पहाड़ है, यहाँ तुम खड़े हुए हो, पहाड़ से ये 0 हाइट पे खड़े हो, 10 मीटर की हाइट पे गए, 20 की, 30 की, 40 की, 50 की, ठीक है ना। तो अब पहाड़ को ऊपर से देखोगे तो ये पहाड़ कुछ इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का ऐसा दिखेगा ना, ठीक है ना। तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये 0 एलिवेशन वाला पॉइंट था, ये 10 वाला था, ये 20 वाला था, ये 30 वाला था, ऐसे ऐसे वैल्यू देख रहे हो अंदर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट्स को जोड़ता है, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइन को हम कंटूर लाइन कहते हैं, और जो मैप इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो उसको कंटूर मैप कह देते हैं, ठीक। तो ये कंटूर लाइंस जो है इसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये अलग अलग जो प्लेन कहाँ पे टेरेन है, कहाँ पे स्टीप है, कहाँ पे माइल्ड है, कहाँ पे वैली है, कहाँ पे माउंटेन है, ये सब इससे पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आप ये भी पढ़ना चाहें तो लिख दीजिए शुभम सर कंटूर, आ जाएगा यूट्यूब पे, बस बात ख़त्म, सही है। चलो आंसर भी बन गया फिर। अब ये देखो उसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन साथ ही में पूछा गया पेपर के अंदर, एक क्लोज्ड कंटूर लाइन विद 2 और मोर हायर कंटूर्स इनसाइड विल रिप्रेजेंट, ठीक है, कि एक कंटूर लाइन है, एक कंटूर मैप है ये, ठीक है, ये कुछ मैं मान लेता हूँ, कह रहा है कि इसमें वैल्यू अंदर की तरफ बढ़ रही है, ये सेंटर में 50, वही ये देखो, मैप देख के पता चल लिया क्या है, हिल है। अगर यही वैल्यू बाहर की तरफ डिक्रीज, अंदर की तरफ डिक्रीज हो रही होती, कैसे, जैसे कि मैं मान लेता हूँ
ऐसे होती है 50, 40, 30, 20, 10, ठीक है ना। तो यही डिप्रेशन दिखाता है कि ये कहीं वैली टाइप की है, डिप्रेशन है, खाई टाइप की है, ठीक है। अभी पहाड़ माउंटेन को दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर बी हो गया। चलिए ये देखिए इन्वायरमेंट का सवाल भी आ गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का सवाल देखते हैं। टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स पे है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड टीडीएस ये बताता है कि भाई इसके अंदर जो है डिजॉल्व सॉलिड कितने हैं, ठीक है। टीडीएस, तो भाई टीडीएस बताने का तरीका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकाल लो, मैंने बताया था। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की मदद से आप ये बता सकते हैं कितना टीडीएस है, क्योंकि टीडीएस बताने का तरीका क्या था, ठीक है। 0.65 मल्टीप्लाई कर दो किससे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से, आपको टीडीएस पता चल जाएगा पानी के अंदर, ये फॉर्मूला है, सही। तो 65% इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के क्या होता है उसके अंदर, डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं टोटल। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के फॉर्म में मेजर किया जाता है, बस बन गई बात। ओ, अरे कोई मुश्किल थोड़ी है, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट का लेक्चर भी आप लोगों के लिए कर रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखो उसको, ठीक है। नहीं पता चल पा रहा है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बाय शुभम सर लिख दो, या शुभम सर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आ जाएगा, कर लो, निपटा दो। हाँ सवाल आते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से, देख लो बेटा। ये देखो भैया क्लोरीन पे सवाल आ गया भाई। पोस्ट क्लोरीनेशन मतलब सारे जो भी काम आपको करने थे, जो भी साफ़ सफाई पानी में करनी थी, उसको करने के बाद आपने उसके अंदर थोड़ा सा क्लोरीन और फालतू मिला दिया, ठीक है। मिलाने से क्या फ़ायदा हुआ, क्लोरीन डिमांड इज़ रिड्यूस्ड। क्या ऐसा होता है कि भाई अगर आप पोस्ट क्लोरीनेशन करते हैं तो क्लोरीन की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, बताइए हैं। क्लोरीन की डिमांड क्या रिड्यूस हो जाती है, बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि पहले से कुछ क्लोरीन उसके अंदर अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आगे जो कंटेमिनेशन अगर होगा तो उसकी क्लोरीन की डिमांड पहले से कम होगी, क्योंकि वो क्लोरीन पहले से बैठा होगा उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। पॉसिबिलिटी ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर फॉर्म रिड्यूस, बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है कि भाई जब उसमें बैक्टीरिया ही नहीं स्टेबलाइज हो पाएगा तो टेस्ट जो बैक्टीरिया ख़राब कर देता है या उसमें से जो महक आती है वो आएगी ही नहीं, ठीक है। कार्सोजेनिक कंपाउंड्स भी फॉर्म ही नहीं होंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ कार्सोजेनिक कंपाउंड से, कार्सोजेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि कैंसर पैदा कर देते हैं, जैसे कि फिनॉल अगर पानी के अंदर प्रेजेंट हो तो जनरल केस में ऐसा होता है, ठीक है। क्लोरामाइंस, क्लोरामाइंस कैसे बनते हैं, जब क्लोरीन और अमोनिया मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फ्यूचर कंटेमिनेशन, क्लोरीन की खास बात ही यही होती है कि फ्यूचर कंटेमिनेशन से बचाता है, मतलब चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो क्लोरीन इमीडिएटली रिएक्ट्स विद अमोनिया प्रेजेंट इन वाटर टू फॉर्म क्लोरामाइन। क्लोरामाइन बनाने के लिए क्लोरीन हम एकदम से किसके साथ, अमोनिया के साथ रिएक्ट कर लेता है पानी के अंदर और क्लोरामाइन बना लेता है। फ्यूचर का रिकंटेमिनेशन, अगर फ्यूचर में रिकंटेमिनेशन होता है पानी में, ठीक है ना, तो उससे कौन बचाता है, ये क्लोरामाइन। ये क्लोरामाइन फिर से टूट के ब्रेक करके क्लोरीन बन जाता है, अमोनिया अलग हो जाता है और ये क्लोरीन फिर पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है। लेकिन पानी के साथ कब रिएक्ट करता है, ये देखो, ठीक है। क्लोरीन और H2O रिएक्ट करते हैं कब, जब पीएच पानी का 5 से ज़्यादा हो तब, ये देखिए, ठीक है। और ये क्या बना लेते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड बना लेते हैं और हाइपोक्लोराइट आयन बना लेते हैं, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेते हैं। लेकिन हाइपोक्लोराइट आयन पीएच जब 7 से ज़्यादा होता है और 8 से कम होता है तो हाइपोक्लोराइट आयन बना लेता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाइपोक्लोराइट आयन बना लेता है, ठीक है। ये HOCl क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। हाइपोक्लोरस एसिड इज मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ क्लोरीन, सबसे ज़्यादा डेंजरस फॉर्म होता है, ठीक है। इट इज़ अबाउट 80% मोर इफेक्टिव देन OCl नेगेटिव, हाइपोक्लोराइट आयन से 80% ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन इसके फॉर्मेशन के लिए पीएच जो है थोड़ा सा स्लाइटली बिलो 7 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। मतलब पीएच अगर 7 से ज़्यादा है तो ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप चाहते हैं, सॉरी 7 से कम है और 5 से ज़्यादा है, HOCl कब बनेगा, जब पीएच 5 से ज़्यादा, पीएच 7 से कम होगा, सही है। और ये डिसइंफेक्शन बहुत तगड़ी तरीके से करता है। क्लोरीन देख लो बेटा, सबसे ज़्यादा क्लोरीन का ही इस्तेमाल करते हैं, जो आपके घर में भी जल निगम से पानी आता है ना, वो क्लोरीनेटेड वाटर होता है, समझ गए। ये देखिए, टेस्ट एम्प्लॉयज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, मतलब EDTA एसिड,
EDTA किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हार्डनेस निकालने के लिए। ओहो, हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए। और हार्डनेस ऑफ वाटर EDTA तो हमें ठीक है इस्तेमाल करते हैं। और हार्डनेस किसकी वजह से होती है? ठीक है, कार्बोनेट हार्डनेस होती है पानी के अंदर, और बाइकार्बोनेट हार्डनेस होती है। ठीक है, कार्बोनेट हार्डनेस को हम टेम्पररी हार्डनेस भी बोलते हैं, और बाइकार्बोनेट हार्डनेस को हम परमानेंट हार्डनेस भी बोलते हैं। परमानेंट हार्डनेस हटाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हार्डनेस जीरो अगर हार्डनेस आपको करनी है तो उसके लिए बेस्ट प्रोसेस होता है जियोलाइट प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है जीरो हार्डनेस कौन से प्रोसेस से मिलती है? जियोलाइट प्रोसेस से मिलती है। ठीक है, और ये टेम्परेरी हार्डनेस तो आप बॉइलिंग करके पानी के अंदर लाइम मिला के, चूना मिला के हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा ब्यौरा मैंने उसके अंदर दे रखा है लेक्चर के अंदर, तो आप पढ़ सकते हैं। सही है, चलिए और देखें भाई, हाँ तो सी हो गया। इन केस ऑफ लेवलिंग बैक साइड इज, भैया जब भी आप लेवलिंग ऑपरेशन करते हैं तो आपने कोई ये इंस्ट्रूमेंट सेटअप करा, किसी ए और बी पॉइंट के बीच में आपको क्या करना था? लेवलिंग करनी थी। RL ऑफ ए आपको पता था, बी आपको निकालना था। ये नोन थी पहले से कि NOWN। ठीक है, तो आप पहले स्टाफ यहाँ रखेंगे और यहाँ पे एक रीडिंग लेगी। जो पहली रीडिंग कभी भी ली जाती है वो बैक साइड रीडिंग, तो फर्स्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वो बैक साइड रीडिंग। अब यहाँ के बीच में आपने कितने भी स्टाफ रख लिए ये और रीडिंग ले ली, तो जो आखिरी रीडिंग ली है वो फोर साइड रीडिंग होगी, और इसके अलावा जो भी रीडिंग लोगे वो इंटरमीडिएट साइड रीडिंग्स होंगी। सही है, तो पहली रीडिंग आपकी बैक साइड रीडिंग, आंसर सी हो गया, बस सिंपल। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से काम है, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। ये सारी चीज़ें UKSSC इज़ जस्ट आप हमारे लिए कह सकते हैं चॉकलेट है, चॉकलेट ऐसे खा जाएंगे हाँ, कोरोना नहीं है। हाँ, कोरोना ना 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 ये देखो भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सारे बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। अ निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपस इज जनरली सपोर्टेड ऑन अ, मैग्नेटिक कंपस की जो निडल है वो जनरली केस पे सपोर्ट की जाती है। दो तरह के मैग्नेटिक कंपस होते हैं, एक सर्वेयर कंपस, एक प्रिज्मेटिक कंपस। तो जनरली ये बताइए बताइए, बता सकता है कोई? कमेंट करिए, चलिए देख रहा हूँ मैं कमेंट सेक्शन के अंदर बैठ के, करिए। क्या तो यार, तुम तो बिल्कुल शांत बैठ गए हो हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डी, ज्वेल बियरिंग। ठीक है, needle of a magnetic compass is generally supported on a jewel bearing. A jewel bearing is a plain bearing in which a metal spindle turns in a jewel line pivot hole. ठीक है, तो एक पिवट टाइप का लगा होता है, ऐसे पिन टाइप की। ठीक है, उस पर एक ये बियरिंग टाइप का लगा होता है, उसके ऊपर ये निडल लगी होती है। ठीक है, तो ये होता है ज्वेल, और ये आपकी निडल है उसके ऊपर लगी हुई। ठीक है, हाँ, ज्वेल बियरिंग इज अ प्लेन बियरिंग, ये प्लेन बियरिंग नीचे से छोटी सी लगी होती है। चलो ठीक, ये देखो, ये पेवट लगा हुआ है, ये इस पे ये लगी हुई है, ये ज्वेल है, इसके ऊपर ये निडल लगी है, ये निडल है। ठीक, तो कुछ इस तरह से काम होता है। ठीक हो गया। 25th क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, अपने आप में एकदम शानदार क्वेश्चन है। फॉर प्योर क्ले द शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स विल बी। प्योर क्ले के लिए, प्योर क्ले के लिए हमने बात करी है कि फाई की वैल्यू 0 होती है और सी की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आती है, क्योंकि हमने इसका जो मोल्स डायग्राम भी बनाया था वो कुछ इस तरह का बनाया था। ये कुछ बनाया था और ये कुछ आपका निकल के आया था, ये टाउ मैक्स निकल के आया था, और फाई की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू ये। तो किसी सी की वैल्यू के लिए फाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो देख लो भाई तीनों स्टेटमेंट पढ़ के, बताओ कौन सा ऑप्शन है, बता दो जी साहब। हाँ, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल का सवाल है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। हाँ, कौन सा तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हुआ ना, तो थर्ड ओनली, ये लीजिए आंसर सी बन गया। सही है, तो कुछ इस तरह से सवालों के जवाब आपको देने हैं। ठीक है, और चीज़ें आपके लिए अच्छी होती चली जाएंगी। तो चीज़ें हमेशा अच्छी तरीके से करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए सेशन को, ताकि अच्छे से अच्छी सभी लोग पढ़ सके। ठीक है ना, कोरोना सबके लिए आया है, प्रॉब्लम सबको हो रही है। ठीक है, तो एक दूसरे को शेयरिंग इज़ केयरिंग।
ठीक है, तो आप किसी की केयर करोगे तो वो आपकी करेगा। हम कोशिश कर रहे हैं आपकी केयर करने की, आप हमारी करिए, अपने दोस्तों की करिए। ठीक है, जब हम एक साथ जुड़ जाएंगे तो चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। ठीक है, तो और अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो लाइक करना है, कमेंट करके बताना है, पार्टिसिपेट करना है। ठीक है ना, जब तक अंदर से करने वाली इच्छा नहीं होगी ना, फिर सोचते रह जाओगे। वरना जीवन में सोचते बहुत कुछ लोग हैं लेकिन करते नहीं है। आप करने वालों में से हैं, तो करिए उसको बढ़िया आगे। ठीक है ना, करना है अंदर से बिल्कुल, मान लो ऐसा। समझ गए? हाँ ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।